हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि कौन सा है, वो की है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं। उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था और लास्ट वाली क्लास के अंदर उसके पीवाईक्यू भी हमने फिनिश कर लिए थे। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर नीट के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में से अप्रोक्स 2 to 3 क्वेश्चंस अराउंड इसके आंसर पूछे जाते हैं बार बार। तो जब अगर इतना इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर है तो आप सोच सकते हो हमें कितना ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि कौन सा है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, जो कि कौन सा जानते हो आप, कौन सा होगा, पहला इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के साथ लुईस और कोसेल कॉन्सेप्ट होंगे और ऑक्टेट रूल के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि आप जो मुझे देख रहे हो वो कहां देख रहे हो, इजिली के प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो। जब इजिली के प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो तो क्या है, आपका फर्ज भी बनता है कि आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्यों फर्ज बनता है? क्योंकि आपका अपना बेनिफिट है। आपका अपना बेनिफिट क्या होता है कि जी साहब, मुझे पढ़ के और मुझे मेरा गोल अचीव करना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको इजिली ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां मिलेगा साहब? ये मिलेगा प्ले स्टोर पर। तो जब प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो कौन सा ऐप डाउनलोड करोगे आप? इजिली लर्न विद स्माइल नाम से वहां पे क्या आएगा, एक ऐप मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करोगे। जैसे आप उसको डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप नए हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना पड़ेगा। जब आप इसको कर लोगे पूरा अच्छे से क्या करोगे, इसको डाउनलोड कर लोगे और इस पर क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में क्या होता है, हमारे पास ये वाली स्क्रीन आती है। इस वाली स्क्रीन में क्या मिलेगा आपको जी, इसमें मिलता है आपको यहां नेम मिलेगा। तो आपको अपना क्या कर देना, नेम डाल देना है। दूसरा ईमेल आईडी डाल देनी है। तीसरा मेल या फीमेल जो भी हो आप जेंडर डाल देना अपना। थर्ड क्या करोगे आप, यहाँ फोर्थ क्या करोगे, आप लोकेशन डालोगे अपनी कि कहां से आप बिलोंग करते हो। और साथ में फिफ्थ क्या करोगे आप, उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालोगे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे क्या आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा ओटीपी के रूप, ओटीपी आएगा एक। उस ओटीपी को जैसे आप यहां फिल करते हो तो यहां क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करते ही आपके पास एक नया पेज आएगा। वो नया पेज कौन सा है ये वाला। इसमें ये दिखाया गया है कि हमारे हम जब हम इजीली के बारे में नाम ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीज हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो क्या आंसर देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है आईआईटी-जी की प्रिपरेशन होती है, नीट की होती है, बैंक की होती है, एसएससी की होती है। क्लास 11th और 12th के जितने भी बोर्ड हैं, सीबीएसई, राजस्थान वगैरह जो भी हैं, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ करवाई जाती है। और साथ में CUET का एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। CUET क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें नॉन मेडिकल भी कोर्स अवेलेबल है, मेडिकल भी है, बैंकिंग है, एसएससी है, प्रारंभ है, किसके लिए, नीट के लिए। और टॉपर है किसके लिए, नीट के बैच चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ये बैच हमारे चल रहे हैं। इन सबके वीडियो मिला के कितने वीडियो हैं, 2000 से ज्यादा वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। जब आप उनको देखोगे, रेगुलर टेस्ट दोगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो सब कुछ ही सही हो जाएगा लाइफ के अंदर। चलें आगे चलते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं प्रारंभ बैच की 11th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। नीट के अंदर क्या, हाँ 11th क्लास में आता है, और बोर्ड के बारे में बात करो तो भी कहाँ रहा है, 11th क्लास का है। तो हमारा कौन सा बैच चल रहा है, प्रारंभ बैच चल रहा है। प्रारंभ बैच की फीस कितनी थी, 8,999 रुपीज थी। बट लेकिन अगर आप फ्री इजिली नाम से यूज करते हो कूपन कोड तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में 2000 वीडियो आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबकी तैयारी आपको कर लोगे। ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है उसकी बात करते हैं। देखो टॉपिक है अपना, देखो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक क्या है अपने पास, केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है, टॉपिक है इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लुईस और कोसेल थ्योरी क्या होती है, और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, ये तो आपने बात समझ भी ली होगी। चलते हैं इसके बाद हम अपने चैप्टर के ऊपर, जो कि क्या है, पहला इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो इधर क्या है, डेफिनेशन किसकी है, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग है। अब केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़ रहे हैं तो उसके पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो हमें कुछ नहीं आएगा।
तो चल डेफिनेशन याद करते हैं, क्या होता है, ऑल द एटम्स एक्सेप्ट दोज ऑफ इनर्ट गैसेज, मतलब जितने भी एटम किसको छोड़ के, इनर्ट गैसेज को छोड़कर, पार्टिसिपेट रीडली इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मतलब क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, होता है क्या कि जैसे कि मान के चलो कोई भी एटम्स, जैसे कि किसको छोड़ के, इनर्ट गैसेज मतलब 18 ग्रुप को अगर छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो सब एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, स्पीड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन क्यों करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। किसके लिए करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे। तो जब स्टेबिलिटी क्यों गेन करेंगे, मान लो आप हो खुद, आपको अपने ऊपर ले लो, आप खुद क्यों कर रहे हो, प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाओ, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो जब आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो तो ये एटम जो है ना, ये भी ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग बोल देते हैं। बात समझ आ गई होगी, चलते हैं आगे की ओर। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब कैसे तो केमिकल बॉन्ड बना और क्या उसकी नेचर रही, वो हमें पहले समझना चाहिए। आगे, अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, हमें जितने भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी हमें पता होनी चाहिए। आगे, स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उनमें कौन कौन से इंटरेक्शन, मतलब आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, या फिर मतलब रिपल्शन या प्रतिकर्षण फोर्स लग रहा है, वो भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या होता है। एंड टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्टिविटी, उन एलिमेंट की या उन मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी किसके साथ हाई है, किसके साथ लो है। अगर हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। तो कुल मिला के बात यह है, केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, एक तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसी है मॉलिक्यूल की, फोर पढ़ेंगे, उसका इंटरेक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, वो बात करेंगे, और उसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, सबके बारे में अगर स्टडी कर लेते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। चलें आगे की ओर। लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चन। अब देखो कुछ बच्चे होंगे उनमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो चलो उसी बेस में मैंने क्या कर ली, पीपीटी बनवा दी। कैसे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता है क्या है, क्वेश्चन आ रहा हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड होता है क्या, ये तो बता दो मुझे एक बार। तो वही बता रहे हैं, देखो क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, सामान्य शब्दों में क्या होता है, द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और आयन, किसी भी दो एटम और आयन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम और आयन दैट होल्ड मतलब पकड़ के रखना, होल्ड टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जैसे कि मान के चलो मेरे पास क्या किया, मान लो 10 बच्चे हैं मेरे पास, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे इस साइड हैं राइट साइड, 5 बच्चे कहां हैं, लेफ्ट साइड में मेरे, ठीक। दोनों में क्या कर रहे हैं, एक रस्सी को खींच रहे हैं, ऐसी पोजीशन आ जाए कि दोनों के दोनों उसी जगह रह जाएं, उसको क्या बोल देंगे हम, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जो दोनों एलिमेंट थे वो दोनों एलिमेंट आपस में अट्रैक्शन से पास में आए और एक ही जगह पे क्या कर रहे, होल्ड हो गए या उसी जगह रह गए जुड़े हुए, उसको बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज इट इज फॉर्म्ड, कैसे ये बनते हैं। चले, a chemical bond may be formed either by sharing of electrons, ध्यान रहे कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी पड़ती है इनको, कैसे करेंगे शेयरिंग, और बाय ट्रांसफर ऑफ, और दूसरा क्या होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम, बाय रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। मतलब क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता होगा, तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले चैप्टर में चले जाएं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था, Na डिसोसिएट हो रहा था Na+1 में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया था। बस में आगे चीज। दूसरा मैं करता हूं, मान लो Cl है मेरे पास, उस Cl के ऊपर मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा, Cl-1 बन जाएगा। तो जब Na+ बन गया, Cl-1 बन गया, तो दोनों रिएक्शन करके बना लेंगे, NaCl बना लेते हैं। वही क्या हो गया, एक केमिकल बॉन्ड हो गया। वो तो आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, लेकिन बात किसकी कर रहा हूं, केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई होगी आपको।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों को आप समझ के आगे होगा। इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे होता है। चले आगे की ओर। देखो इधर क्या है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या उसको बोलते हैं हम क्या, वंडरवाल फोर्स भी बोल देते हैं, एंड केमिकल बॉन्ड। मतलब क्या होता है, बहुत सारा डिफरेंस होता है केमिकल बॉन्ड में और अट्रैक्शन फोर्स में, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या होता है देखो आगे, इन केस ऑफ वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देयर विल बी नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकरिंग बिटवीन टू एटम। मतलब देखो यहां देखो बात चल रही है, केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद केमिकल बॉन्ड बनता है। कोई जैसे मेटल है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, और मान लो कोई नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, उससे क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। जबकि मैं बात कर रहा हूं वंडरवाल के बारे में, तो वंडरवाल रेडियाई में मैंने लास्ट पढ़ाया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि इनके बीच में एटम में कोई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना ना, टॉपिक पे आ रहा है इसलिए बताया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। आगे एक क्वेश्चन और आ गया, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। केमिकल बॉन्ड बनते ही क्यों है, तो मैंने पहले बता दिया स्टेबिलिटी के लिए, मैंने इस बनाया बताया भी था कि आप पढ़ क्यों रहे हो, वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था। चले आगे, ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एन एटम टू गेट मोर स्टेबिलिटी। किसके लिए बनता है साहब, मोर स्टेबिलिटी बन जाए उसके लिए। जैसे कि मानिए चलो आप हो, जैसे मान के नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो नीट की प्रिपरेशन में क्या करोगे, नीट यूजी की तैयारी आप कर रहे हो। अगर आप मान लो डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस पूरी हो गई, तो उसके बाद किसी की प्रिपरेशन करोगे, नीट पीजी की प्रिपरेशन करोगे आप। तो वही चीज स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी की ओर चलेंगे अपन। आगे, एवरी एटम, जितने भी एटम है ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सारे के सारे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। गेट मोर स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, उनकी ज्यादा स्टेबल हो जाए, सिंपल सी बात। दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग अ बॉन्ड। और ये सब कैसे बनता है, एक बॉन्ड के बनने से ये सब कुछ हो जाता है कि वो क्या हो गए, स्टेबल हो जाते हैं। बात में आगे होगी, चले आगे। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज व्हेन टू एटम अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जब कोई दो एलिमेंट या एटम आपस में एक दूसरे की ओर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। हेंस, तो इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एनर्जी क्या होती है, वहां से बाहर निकल जाती है, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम बोलते हैं। बात में आ गई। सब लेने क्या पड़ा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, कि किसी को होल्ड करके रखना एक ही जगह पे, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। बनता क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है। पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे की ओर। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम किसका है साहब, केमिकल बॉन्डिंग को दिखा रहा है। देखो ये ग्राफ किसमें बनाया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैंने ग्राफ बना दिया। यहां क्या है, रिपल्शन लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्शन लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, नो अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे पास पास होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही थोड़ा दूर जाएंगे, दूर जाने के बाद क्या होगा, यहां से स्टार्ट हो क्या होगा, इसमें बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी दोनों एलिमेंट दूर दूर है, जैसे ही बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन के द्वारा हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड को क्या करते हैं, बना लेते हैं। इससे डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा ज्यादा, मैं इसको थ्योरी से समझाता हूं आगे, हमें समझना है कैसे समझो, ठीक है। चलो देखो नोट क्या है, जो ग्राफ था उसको हमें राइट से लेफ्ट पढ़ना होता है, राइट से लेफ्ट पढ़ना होता है, ठीक है। हमने कैसे पढ़ा उसको, लेफ्ट टू राइट पढ़ा था। चले आगे देखो क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम इज एरिबिटली फिक्स्ड एज जीरो व्हेन देयर इज अ नो अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब जब दोनों के एटम के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, तो जो क्या नाम से पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये बताना चाह रहा है। देखो जब दोनों दूर दूर होते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। हमें इधर से पढ़ना है। चले आगे वापस क्या बोलना है, देखो इधर, as the two atoms start overlapping with each other, the potential energy also decrease and reach minimum. Move your eye from right to left. ध्यान रहे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें राइट से लेफ्ट ही पढ़ना है। चलो देखो कैसे, ग्राफ जैसे ही दोनों पास पास में आएंगे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा।
अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, देखो यहां से घटती हुई नीचे आ रही है, कहां पे, इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है, इस पॉइंट तक आएगी, इस पॉइंट तक, और जैसे इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो थ्योरी क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्या बोलना चाह रहा है, तो पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल लोवेस्ट आती है, इसको बोलते हैं मिनिमम बोला उसके आगे। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इस पॉइंट पर जो दो पॉइंटों के बीच, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम आर मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। इस टाइम में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जब से ज्यादा होता है मतलब मैक्सिमम होता है, जब मैक्सिमम होगा तो उसके भी, और मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होती है। चले आगे। However, the potential energy start increasing again if the atom are bring more closer than distance. This is since repulsion force start donating the force of attraction. I think पूरी बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा समझाता हूं। देखो हमें अच्छे समझना है केवल, देखो सबसे पहले मान लो कोई दो एटम थे मेरे पास, दूर दूर हैं, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई नो इंटरेक्शन है। जैसे ही ये पास पास आएंगे, और मतलब जैसे ही पास पास मतलब जैसे ही मान लो ये पास पास आएंगे मेरे पास, अट्रैक्शन होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी और अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा मैं इनमें क्या करता हूं, पास पास लाने की कोशिश करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, पास पास नहीं आने के बजाय क्या होता है, इनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर क्या होगा, रिपल्शन होगा तो डोनेटिंग स्टार्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वापस क्या होती है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपके ये वाला कॉन्सेप्ट। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की स्लाइड पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना आपके कि स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हम लिखते हैं, उससे स्टेबिलिटी से क्या लेना देना। तो देखो एक चीज ध्यान रहती है, जितने भी इनर्ट गैसेज होती हैं वो क्या होती है, स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो भी कोई एलिमेंट है वो सब क्या चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मिलना पड़ेगा। चलिए आगे देखो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द नोबल गैसेज एटम विच ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल आर वेरी स्टेबल, hence every atom try to get octet configuration either by losing or gaining or sharing electron. This is called as octet rule. मतलब octet rule क्या बढ़ता है, कोई एलिमेंट चाहे शेयरिंग कर ले, चाहे डोनेट कर दे, चाहे इसे गेन कर ले, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाए, अगर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये ऑक्टेट रूल बोलता है। तो आपको इंपोर्टेंट लगा लेना है किसको, ऑक्टेट रूल को, ये इंपोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। चले आगे की ओर चलते हैं। However, this rule may not be follow always by the atom, और ये रूल जो होता है वो सभी के सभी एटम फॉलो नहीं करते हैं। तो मतलब इसकी क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। चले आगे देखो, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या दिया, देखो एक्सेप्शन नंबर 1 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। पहली बात तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनमें कंपाउंड बनने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, उससे कम ही मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल की बात हूं, पहले डेफिनेशन की बात लिखता हूं मैं यहां पे। इन दोज कंपाउंड less than 8 electron are present is known as इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, EDC लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल क्या होता है, देखो एग्जांपल यहां आएगा अपने पास, एग्जांपल लिखा मैंने यहां पे, एग्जांपल क्या लिखा हूं मैंने लिखा जैसे कि
H3, मैंने लिख दिया AlCl3, मैंने क्या लिखा BH3 AlCl3, मैंने लिख दिया कौन सा BF3, क्या लिख दिया BF3 लिख दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। देखो काउंट करते हैं एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। बोरोन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p1 होता है। आउटर कौन सा हो गया 2 वाला, इसमें आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6, मतलब कम है 8 से। चले AlCl3 में बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है तो कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, Cl का 1 का कितना होता है 1 होता है, तो 3 के लिए कितना होता है 3, कितना हो गया 6। सेम कंडीशन BF3 के लिए भी लागू होती है। तो ये था कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। चले आगे की ओर। दूसरा क्या है ऑक्टेट एक्सपेंडेड रूल, मतलब ये अलग टाइप का एक्सेप्शन है। क्या बोलना चाह रहा है एक्सेप्शन कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या बोल दिया इन्होंने एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल बोल दिया या कंपाउंड बोल दिया। एग्जांपल देखो क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या आएगा इसका अपने पास, देखो PCl5 फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आउटर सोल सेल कौन सा हो गया 3 वाला, कितने हो गए 5, तो मतलब इसके कितने हैं 5, एक Cl का 1 तो 5 Cl का कितना हो गया 5, कितना हो गया 10। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखें, मान लो मैंने ले लिया XeF4, Xe में कितना होता है 8, F में कितना होता है 1, 4 के लिए 4, 8 + 4 कितना हो गया 12, मतलब चाहिए कितना था 8 ही तो चाहिए था, तो मतलब ये भी क्या है एक्सेप्शन है किसका ऑक्टेट रूल का। चले आगे नेक्स्ट तीसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन देखो साहब, यहां पे क्या बोल रहा है सूडो इनर्ट गैसेस केटाइन, ऐसे केटाइन जिनमें सूडो इनर्ट गैस पाया जाता है। अरे पढ़ा है सब कुछ हम जानते हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले, तो ये सब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने लिख दिया यहां पे सोडियम, यहां लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, दिख रहे हैं दो, दिख रहे हैं मुझे भी दिख रहे हैं आपको दिख रहे होंगे। देखो सोडियम कितने नंबर आता है साहब 11 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका साहब, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। सेम कंडीशन यहां पे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अभी साहब क्या करेंगे सोडियम साहब ये करेंगे यहां से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। जैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे Na+। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया था, कैसे काउंट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए उसमें से मतलब उसके एटॉमिक नंबर में से उसे चार्ज माइनस करना होता है, प्लस वाला हो तो प्लस, माइनस वाला हो तो माइनस। तो अगर मैं यहां 11 लिख दूं, 11 माइनस कितना करूं 1 करूंगा तो कितना आ गया 10। देखो अगर इसको हटा दूंगा तो क्या बच गया मेरे पास, ये वाला बच गया। ये कौन सा हो गया, देखो आउटर शेल कौन सा बच गया 2 वाला बच गया। जब 2 वाला बच गया तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेंगे। तो ये क्या हो गया ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको सूडो इनर्ट गैसेस केटाइन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बात करूंगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा क्या बच गया 2s2 2p6 बच गया। तो वापस ये भी क्या हो गया सूडो ऑक्टेट रूल केटाइन वाले अपने पास मिल गए एक्सेप्शन। समझ आ गया आपको। चले आगे चौथा वाला क्या है इनर्ट पेयर कंपाउंड केटाइन। कौन सा हो गया इनर्ट पेयर कंपाउंड केटाइन। क्या बोलता है साहब, ये देख लो, ये बोलता है कि ऐसे कोई कंपाउंड जिनके अंदर इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन तो हो, कौन सा हो इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, इसमें कितने होने चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन या कितने होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये किसके लिए बात करता है, केवल 18 + 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए, 18 + 2 जिसमें हो। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहां पे कैल्शियम + K2। कैल्शियम क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। देखो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें व्यवस्था पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं हम, ये चौथा प्रकार का एक्सेप्शन बोलते हैं। बात में आ गई।
पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन खत्म हमारी साइड से। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आ गया, देखो क्या है, द केमिकल बॉन्ड आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। देखो किसमें, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ध्यान रहे, एक चीज बताता हूं, आयनिक बॉन्ड की बात करूंगा तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है साहब, एक तो मेटल होगी इसके अंदर, दूसरा क्या होगी इसके अंदर, एक नॉन मेटल होती है। एग्जाम्पल ध्यान रहे, ये चीज हमें याद रखनी है, जैसे कि NaCl, Na क्या है यहाँ पे मेटल है, Cl क्या है यहाँ पे नॉन मेटल होती है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट क्या होती है, अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल आपस में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो बनाएंगे साहब कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जब दोनों ही मेटल हैं तो कौन सा बनाएंगी, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। बात समझ में आ गई होगी, पल्ले बांध लेना कि ये तीनों चीज तो आपको याद आनी ही चाहिए, याद रहनी भी चाहिए। चले आगे, पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान रहे, जितना जब भी हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो उन किसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कौन सा बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक, आगे, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। कैसे, एक एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया कैसे। सपोज ये था मेरे पास सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्या बन गया Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन। जया Cl था, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया Cl-1। ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर बना लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मतलब क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, या मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए आगे दूसरा, द एटम्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म अ केटायन। ध्यान रहे, जो लॉस करेगा वो क्या बनेगा, केटायन बनेगा। एंड द एटम दैट गेन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म एनायन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। These oppositely charged ion come closer to each other due to electrostatic force of attraction and thus by forming an ionic bond। सबसे पहले क्या बताया कि कोई मेटल क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, क्या बनाएगी, केटायन बनेगी। कोई नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, क्या बनाएगी, एनायन बनाएगी, मतलब नेगेटिव आयन में एनायन बनाएगी। दोनों केटायन और एनायन आपस में एक क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू पास में आएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात पूरी समझ में आ गई होगी। चले आगे, an ionic bond is formed between two atoms when their electronegativity difference is greater than 1.7। एक आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों के दोनों एलिमेंट के बीच में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 1.7 पोलिंग स्केल से ज्यादा होगा तो, वरना नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ये चीज एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। याद करोगे तो आराम सब कुछ हो जाएगा। चलिए आगे की ओर, चले आगे ना, देखो आगे देखो, इन जनरल एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एटम एंड नॉन मेटल। मैंने बता दिया, एग्जांपल NaCl, LiF, MgCl2 एक्सेट्रा। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं। पहला आयनिक खत्म, दूसरा करते हैं केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझे, इसको क्या बोल दिया हमने, कोवेलेंट बोल दिया। तो यहां केमिकल की क्या करना है, आपको कोवेलेंट लिख लेना है। आगे चलें, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम फॉर विच ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7। ध्यान रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कौन सी कंडीशन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया पहला कि पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा, 1.7 के बराबर होगा, 1.7 से ज्यादा होगा, या नन ऑफ द अबव। आपको अगर ध्यान रहेगा, लेस 1.7 ऑन पोलिंग स्केल, तो आप बिल्कुल सही करके आओ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहे, कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ना है अपने को। आगे, यूजुअली टू नॉन मेटल एटम फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने पहले बता दिया, जब दोनों नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट। एग्जांपल H2, F2, HCl, H2 एक्सेट्रा। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो नोन एज बॉन्ड पेयर। जिन्होंने कोई भी दो एलिमेंट जिन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है, उनको क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड पेयर बोल देते हैं। इज आइदर फॉर्म्ड ड्यू टू इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब जो बॉन्ड पेयर बनता है वो कैसे बनता है, मान लो मेरे पास क्या है, अब आपको एक चीज बताता हूं। जो केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड के अंदर दोनों एलिमेंट एक एक बॉन्ड की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अगर डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो दोनों एलिमेंट आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो मतलब बॉन्ड पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, सेम नंबर की होती है। आगे, और कंट्रीब्यूट बाय ओनली वन एटम, और ऐसा भी हो सकता है कि एक अकेला एटम भी अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है, ध्यान रहे। उसको बोलते, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। आगे, इन द लेटर केस द बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। एक ही चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के पढ़े, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्राई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब पढ़ लिया। एक तो सिंगल बाय शेयरिंग के द्वारा, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग होती है। अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट अपनी शेयरिंग देता है, उसको बोलते हैं हम, उस टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। देखो इधर मेटेलिक बॉन्ड, तीसरा क्या आंसर दिया हुआ, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम बोले तो जैसे मान लो कोई भी मेरे पास, मान लो आयरन ले ली, तो आयरन के एक रोड है तो सारे सारे क्या है, आयरन ही उसके अंदर। और डिफरेंट मतलब जैसे कि मान लो जिंक अमलगम ले लिया, तो जिंक और मरकरी क्या है, दो मेरे पास हो गया। ठीक है, आगे, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाईली डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड। डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी ट्रांसफर वाला। द मेटल एटम सोडियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा आर बाउंड टू ईच अदर इन देयर क्रिस्टल बाय मेटेलिक बॉन्ड। इसका जो क्रिस्टल होते हैं उसमें इसी प्रकार से बने होते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई। चलते हैं आगे। और डिटेल से क्या दिया हुआ है, दोबारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ किसका, आयनिक बॉन्ड के बारे में। चलें और डिटेल से पढ़ लेते हैं। आयनिक बॉन्ड, द आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन, अपोजिटली चार्ज्ड केटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन। हमने पहले पढ़ लिया, एक पॉजिटिव केटायन होगा, एक क्या होगा, एनायन होगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट पे चला जाता है, जिसके बाद क्या होता है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, Na+ और Cl-1। द स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैन बी समराइज्ड। मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, उसको बोलते हैं केटायन बोलते हैं, हमने पहले पढ़ लिया। और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, मतलब नॉन मेटल है, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बना लेती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन बना, उसको बोलते हैं एनायन बोलते हैं। तीसरा, thus formed oppositely charged ion come closer, मतलब दोनों पास पास में आएंगे, to each other due to electrostatic force of attraction and get stability, क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाते हैं। The formation of ionic bond between two atom can be visualized as follow, मतलब कैसे दिखाई देते हैं, नीचे आ जाता हूं। देखो इधर एक एलिमेंट था, मेटल थी, मेटल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को दे दिया। जैसे मान लो Na था तो Na ने क्या बन गया, Na+ बन गया देती, और Cl था, Cl ने क्या गेन करते क्या बन गया, Cl-1 बन गया। दोनों आपस में क्या होंगे, इसे A+ आ गया, B- आ गया, दोनों आपस में आएंगे तो क्या बना लेंगे, एक AB बना लेंगे, मतलब NaCl का एग्जांपल बना लेते हैं। चलिए आगे और चलते हैं। इसके अंदर और क्या बोलना चाह रहा है, Anionic compound is formed when the electronegativity difference between two bonding atom is greater than 1.7 on Pauling scale। पहले पढ़ लिया हमने, बता दिया। It can be observed that an ionic bond is formed between an electropositive metal and electronegative non metal के बारे में मैंने बता दिया कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है, एक मेटल होती है उसके अंदर, दूसरा क्या होता है, इसके अंदर नॉन मेटल होती है। डिटेल्स हमने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। आपको मेंशन करना है हर चीज की, कोई चीज मेरे से छूट नहीं जाए, आपको ध्यान रहे। मैंने एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या बता दिया, 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन ऑन पॉलिंग स्केल। चले आगे की ओर, देखो आगे क्या लिखा हुआ, कोसेल्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, क्या बोलना चाह रहा है, देखो साहब क्या बोल रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वाज एक्सप्लेन्ड बाय कोसेल। कोसेल ने इसको एक्सप्लेन किया, क्या बोला है, द एटम ऑफ इनर्ट गैसेज आर स्टेबल ड्यू टू ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन, NH2 होता है इसके अंदर, इन देयर आउटर शेल, हेंस एटम मस्ट पोजेस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल टू गेट मोर स्टेबिलिटी, दिस इज रेफर्ड टू एज ऑक्टेट रूल। मतलब इसने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या करते हैं, क्या चाहते हैं कि उसके आउटर शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि जिसे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, इधर से उधर क्या करते हैं, या तो शेयरिंग करेंगे या फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, और गेन करने की कोशिश करेंगे कि मुझे स्टेबल होना है। आगे, हाउएवर हीलियम इज आल्सो हाईली स्टेबल ड्यू टू 1s2 कॉन्फिगरेशन, क्योंकि क्या होता है, फुलफिल होता है और इनर्ट गैस में डाल रहे हैं इसको।
Therefore, every atom try to get nearest inert gas configuration either by losing or gaining electron to form ionic bond. Only the electrons in the outer shell participate in bond formation. These electrons are also called as valence electron. देखो क्या बोलना चाह रहा है, जितने भी हमारे बताया सोडियम एलिमेंट था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्या किस में आ गया, ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में आ गया। Cl था, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक की कमी थी, उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और Cl-1 में आ गया, उसने क्या कर दिया, 8 क्या कर दिया, उसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये सब ये चाहते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर किसी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैलेंस भी उतनी मानते हैं प्लस के अंदर। द इलेक्ट्रॉन इज द इनर सेल आर कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाले जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाहर वाले क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, जिनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान रहे केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जबकि दूसरे वाले कौन से पढ़े अपन ने, कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। देखो दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखी हुई क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइदर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। मान लो सोडियम था, सोडियम में क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया Cl को, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। ध्यान रहे यही कॉन्सेप्ट है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। क्लियर, चले आगे। क्या बोलना चाह रहे हो अगले, फैक्टर फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के कौन कौन से फैक्टर हैं कि उसके फेवर में आते हैं, कौन कौन सा, पहला है लार्ज एटॉमिक साइज होती है किसकी, इन लार्जर एटम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज लेस, हेंस द लोस इलेक्ट्रॉन रेडली टू फॉर्म केटाइन, और क्या करते हैं, आसानी से केटाइन में चेंज हो जाते हैं। दूसरा, द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम इन फर्स्ट ग्रुप विथ इंक्रीज इन साइज, मतलब अप डाउन चलेंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ती जाती है। दूसरा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जितने भी मेटल होती है सबकी होती है लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम एटम विच लो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, हेंस दीज एटम फॉर्म केटाइन इजीली। फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होता है, मतलब एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और आगे चलते हैं, क्या बोला तीसरा, लो चार्ज ऑफ केटाइन। क्या बोलना चाह रहे, देखो, सिंस द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीज्ड, the formation of cation with high charge require more energy, hence the cation with low charge are formed easily। जिसमें लो चार्ज होता है, जैसे एस ब्लॉक में है +1 +2 होता है, वो आसानी से क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो इधर, तो इसके लिए फॉर्मेशन के लिए इसका ऑर्डर क्या गया, Na+1 Mg+2 Al+3, ये ऑर्डर हो गया। चौथा क्या है, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे गेन करोगे या लॉस करोगे। देखो इधर क्या है, द केटाइन विद 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन आर हाईली स्टेबल एंड हेंस आर फॉर्म्ड इमीडिएटली, मतलब क्या करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। वेयर एज केटाइन विद 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में बता दिया, एक्सेप्शन होता है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एंड हेंस आर नॉट फॉर्म्ड इजीली। जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो जल्दी बना लेगा, लेकिन जिसमें 18 से ज्यादा होता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर किसी में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम Na+1 के अंदर, और किसी में 18 है, जैसे कि मान लो कैल्शियम के अंदर, तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा क्या होगा, स्पीड से रिएक्शन कर लेगा, जबकि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा वो धीरे से रिएक्शन करेगा, मतलब स्पीड कम होगी उसकी। एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम+2 इज नियर 3:3p6, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल प्रेजेंट है, मतलब हेंस इट इज फॉर्म्ड इजीली, मतलब इसलिए क्या होता है, इजीली क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का बना लेता है। जबकि जिंक का जो बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये इजीली नहीं बना पाता। आगे चलते हैं, और क्या है, दूसरा, वो जो पढ़े पहले वो किसके थे फेवर में थे, केटाइन की फॉर्म में। अब बात करते हैं किसके फेवर में, एनाइन की फॉर्म में। एनाइन की फॉर्म में क्या होता है, जो एनाइन होते हैं उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, जिससे वो आसानी जुड़ जाता है। दूसरा क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब आसानी से जुड़ने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होती है। तीसरा क्या होता है, लो चार्ज ऑफ एनाइन, मतलब जो एनाइन होते हैं उसमें लो चार्ज होता है, मतलब -1 -2 होता है। द फॉर्मेशन ऑफ हाईली चार्ज एनाइन इज डिफिकल्ट सिंस द एडिशन ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन टू द एटम बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर किसी न्यूट्रल एलिमेंट के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज पहला आ जाएगा। जैसे हम दूसरा जोड़ेंगे तो पहला तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताया था मैंने, और दूसरा जब से भी जोड़ेंगे होगी हमें ज्यादा एनर्जी को देनी पड़ती है। जब उसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा,
रिपल्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो हमें क्या हो, एनर्जी वेस्टेज वहां ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ बात कर ली अपन ने, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, फिजिकल स्टेट दी हुई है, किसकी फिजिकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज दी हुई है, किसकी, आयनिक बॉन्ड के बारे में। क्या है, मतलब आयनिक बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रॉपर्टीज क्या है, देखो फिजिकल स्टेट क्या होगी, द आयनिक बॉन्ड कंपाउंड कंटेन अपोजिटली चार्ज आयन विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू ईच अदर, हेंस दीज आर हार्ड सब्सटेंस। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होता है, प्लस के पास माइनस होता है, उसको तोड़ना बहुत मतलब अलग अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, प्लस और माइनस के साथ बॉन्ड बना हुआ। तो existing as crystalline solid at room temperature, their melting point and boiling point are very high due to the strong electrostatic force of attraction between them। मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनका बॉन्ड इतना मौजूद हो जाता है कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, द आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शन लेस, मतलब डायरेक्शन होती है इनके अंदर डायरेक्शन लेस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या होता है, सॉरी आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जब डायरेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। जब सारी दिशाओं में कार्य करेगा तो क्या करेगा, इन आयन, हेंस देयर इज नो आइसोलेटेड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन द आयनिक क्रिस्टल, एंटायर क्रिस्टल इज कंसिडर्ड एज द जायंट मॉलिक्यूल। मतलब सभी दिशाओं में अगर समान रूप से बल लग रहा है तो क्या हो गया, एक बड़े शेप में चेंज हो रहा है। वो किसमें हो रहा है, बड़े शेप में चल रहा है। जैसे मान लो चलो मेरे पास ये है, ये पूरा जो मेरा एरिया है, इसमें अगर मान लो सेम फोर्स लग रहा है तो मतलब मेरा एरिया ही इतना हो गया ना। एक तो मैं यहां फोर्स लगाऊं, एक मैं यहां पूरा मैं लगा रहा हूं, तो क्या हो गया, इतना सारा मेरा एरिया हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। द आयनिक कंपाउंड डू नॉट एक्सिबिट आइसोमेरिज्म ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब इनमें कोई क्या होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तीसरा आगे देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन द सॉलिड स्टेट द आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली एंड हेंस दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इन द फ्यूज्ड स्टेट, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है, जैसे NaCl की बात करता हूं, NaCl क्या हो गया, एक सोल्ट हो गया, NaCl क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया। तो मतलब ठोस अवस्था के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं उसको मोल्टेन स्टेट में या गलित अवस्था में डालता हूं या फ्यूज्ड अवस्था में डाल देता हूं तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ध्यान रहे, ये क्या है, प्रॉपर्टी उसकी। चले आगे की ओर देखो, क्या है सोल्युबिलिटी। आयनिक जो कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक सोलवेंट में डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कौन से होंगे साहब, जिनको हम बोलते हैं पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट कौन से होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सोलवेंट, जैसे कि H2O वगैरह। ठीक है, तो यहां वही बता रहा है, क्या वो लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड आर पोलर इन नेचर एंड हेंस दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट लाइक वाटर। हाउएवर दीज आर नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ये क्या है, ऑर्गेनिक को कंपाउंड को डिसॉल्व करने में काम आते हैं। चला आगे, रिएक्टिविटी क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन आयनिक कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन अकर वेरी फास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेपरेशन आयन। मतलब उसमें क्या होता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं आराम से घोलने पे। चले आगे, फॉर्मूला वेट, द आयनिक कंपाउंड कंटेन ओनली आयन विच आर अट्रैक्ट towards oppositely charged ion in all direction. There are no discrete molecule in it, hence their molar mass is denoted as formula weight instead of molecular weight। मतलब क्या होता है, जिनका मतलब NaCl का अगर मुझे मास निकालना होगा तो हमें दोनों को ऐड करके निकालना पड़ेगा, उसको मोलिक्यूल का मास निकालना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग उनके कैलकुलेट नहीं करते हैं। चलें, यहां तक बात कर ली अपने, तो यही क्या है अपना लास्ट टॉपिक था आज का। तो इसके साथ हमने क्या क्या पढ़ा, मैं और बात कर लेता हूं। सबसे पहला पढ़ा हमने केमिकल बॉन्ड होती क्या है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड के बारे में हम क्यों बनते हैं, कैसा बनता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिर लुईस और कोसेल ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेट रूल का, उस ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ लिया था कि ऑक्टेट रूल कैसे बना। और एक ग्राफ पढ़ा था हमने, ग्राफ में कैसे पढ़ा कि मतलब अगर अट्रैक्शन पास में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जैसे रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके अंदर ऑक्टेट रूल, उसके एक्सेप्शन हमने देख लिए थे, टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ लिए थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, आयनिक बॉन्ड के फेवर के अंदर केटाइन के बारे में पढ़ लिया था, एनएन के बारे में पढ़ लिया था, और साथ में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली। आई थिंक पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या किसके बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। बात में आ गई, और साथ में बॉन्ड हेबर साइकिल भी उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।